डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि स्लिप डिस्क की समस्या हो गई है। तो ये स्लिप डिस्क की समस्या होती क्या है? कैसे लोग इससे प्रभावित होते हैं? देखिए, स्लिप डिस्क हम इसको डेमोन्स्ट्रेट ही कर देते हैं। ये हमारे रीढ़ का हड्डी है। ये कई टुकड़ों से बना होता है, 33 पीसेज। इसमें दो हड्डियों के बीच में ये जो चीज़ होता है, इसको डिस्क कहते हैं। जब ये अपना जगह छोड़कर बाहर आ जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके रखा है, ये लाल वाला, ये बाहर आ गया तो ये स्लिप करके बाहर आ गया है। इसी को कहते हैं साधारण भाषा में स्लिप डिस्क आप कहते हैं या साइटिका कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। और ये फिर बाहर आने के बाद इस पीले वाले नस को इस तरह से दबाव डालता है, जिससे कि पैर में दर्द उतरता है और साइटिका का रूप लेता है। जो लोग कहते हैं कि पैर फटता है, पीछे से चलते हैं तो दर्द होता है, झुनझुनी होता है, सूनापन का आभास हो सकता है, ये सब साइटिका का लक्षण ले लेता है। बेसिकली स्लिप डिस्क एक बीमारी हुआ और उसका लक्षण साइटिका हुआ। तो अब जैसे कि इससे लोग लक्षण बता रहे हैं आप कि साइटिका का लक्षण है, तो ऐसे में अगर ये समस्या हो रही है तो लोग पूरी तरह से जान कैसे सकते हैं? और इसके बाद ये पूरी तरह से अगर जो स्लिप डिस्क हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई लक्षण होता है, जो कि छींकने में, खांसने में, जम्हाई लेने में दर्द होता है, कमर से लेकर के पैर के पीछे से लेकर के या जांग के बगल से होकर के नीचे उतरता है, जांग में, पैर में, टखने तक चला जाता है या फुट तक चला जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसको स्लिप डिस्क हुआ है और रेडिएट कर रहा है, पेन साइटिका का रूप ले रहा है। उसको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन से किसी से मिले। कई प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, राइट फ्रॉम एक्सरेज, बट सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक इसमें होता है एमआरआई। एक एमआरआई के मदद से हम लोग ये इसको पिन पॉइंट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किस लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है और किस मात्रा में हुआ है ना। तो निर्भर करता है कि किस मात्रा में स्लिप डिस्क हुआ है, उससे उसके इलाज को हम लोग निर्धारित कर पाते हैं। दवा है, बेल्ट है, सेकैया, ट्रैक्शन है, रीढ़ की हड्डी में सुई भी दिया जाता है, किसी किसी केस में ऑपरेशन भी करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये निर्भर करेगा कि किस मात्रा में किसी का स्लिप डिस्क हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या हुई है, एक बार उसको ठीक करा लिया गया है, चाहे वो ऑपरेशन के माध्यम से ही हो, तो क्या वो दोबारा इस चीज़ से जूझ सकते हैं? दोबारा कुछ हम लोगों को परहेज रखना चाहिए। हर व्यक्ति को झुक करके, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी झुक करके भारी काम नहीं करना चाहिए। और अगर करने का नौबत आता है या हमारा लाइफस्टाइल में या वर्क स्टाइल ऐसा है जो कि डिमांड करता है इस तरह का, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि किस तरह से हम अपने मेजर जॉइंट्स को मोड़ करके नीचे से कुछ भारी सामान उठाते हैं, बनिस्बत इसके कि रीढ़ की हड्डी पे हम अपना जोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस को हम लोग को हमेशा, जो भी अगर कोई इलाज भी करा चुका है दवाओं से या फिजियोथेरेपी से या ऑपरेशन से, उसको भी ये चीज़ लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना चाहिए कि झुक करके हम भारी काम ना करें। इन कैटेगरी में उन लोगों को देखा जा सकता है जो लोग बाहर में काम करते हैं, जैसे कि कोई भारी सामान उठाते हैं अपने पीठ पे, या फिर बोरी वोरी उठाने का काम। कोई भी व्यक्ति अगर झुक करके भारी काम करता है, जैसे कि आपने कहा जो श्रमिक कैटेगरी के लोगों के बारे में आपने कहा, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये डे टू डे लाइफ में भी हो जाता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कोई सवारी कर रहा होता है, बस में पिछला सीट मिल गया और वो जर्क जो लगा उसे फ्रैक्चर तो होता है, कभी कभी फ्रैक्चर नहीं होता है, स्लिप डिस्क हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्स्टिपेटेड लोगों में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है, उससे भी स्लिप डिस्क होता है। जेस्टेशनल स्लिप डिस्क होता है, प्रसव के दौरान, बच्चा पैदा होने के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने पे भी स्लिप डिस्क हो जाता है। झुक करके हम कोई भारी सामान उठाते हैं, सिलेंडर उठाए, बक्सा सरकाए, स्कूटर को, मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खींच करके चढ़ाने गए, ऐसे किसी भी तरीके के भारी काम करने के दौरान स्लिप डिस्क होने का संभावना रहता है।